नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो इसका कुछ दिन पहले आईपीओ आया था। तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था और आईपीओ सब लोगों को नहीं मिल पाया क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी लोगों को मिल नहीं पाया। जिन लोगों को मिला उनको तो आपने देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि जिन लोगों ने 70 रुपये के आसपास आईपीओ ओपन हुआ था और ये लगभग 150 रुपये के आसपास ओपन हुआ था और उसके बाद इसने 188 के आसपास का हाई बनाया था। लेकिन अभी इसके अंदर देखा जाए तो थोड़ी वापस से गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों को आईपीओ ओपन हुआ, तो क्या अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या जिन लोगों को ओपन नहीं हुआ, जिन लोगों को नहीं मिला, तो क्या अभी निचले लेवल में थोड़ा नीचे आया तो अभी इसमें खरीदारी करनी चाहिए? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका भविष्य क्या है, इसको लेकर क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो वैसे देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही मजबूत कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और जैसे आईआरएफसी देखा होगा कि आईआरएफसी में भी पहली काफ़ी समय से इसमें कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, काफ़ी दिनों तक इसमें कोई मूवमेंट ही देखने को नहीं मिला। लेकिन बाद में जब मूवमेंट देखने को मिला तो लोगों को माला माल बना दिया। तो ऐसे ही बजाज फाइनेंस का भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था। ये आईपीओ 66 से 70 के बीच आया था और जिन लोगों को ओपन हुआ था उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और इसके अंदर क्या है कि ये आईपीओ ओपन हुआ था, 9 सितंबर को ओपन हुआ था और इसका 11 सितंबर का क्लोजिंग था। और इसकी लिस्टिंग डेट देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग डेट 16 सितंबर को था। 16 सितंबर 2024 को इसकी लिस्टिंग डेट था। अभी आईपीओ ओपन हुआ था 150 रुपये पे। और इस आईपीओ के अंदर जिन लोगों को आईपीओ मिला था उन लोगों को 114.29% का प्रॉफिट हुआ। बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। आईपीओ सीधा सीधा डबल से भी ऊपर हो गया। जिन तो ये आईपीओ ओपन हुआ था, उसके बाद देखो जाए तो ये 52 वीक का हाई की बात की जाए तो ये 188.50 तक गया था, हाई बनाया। लेकिन अभी देखा जाए तो लगातार इसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर 5 डे की बात की जाए तो 3% का गिरावट है। इसके अलावा अगर वन मंथ की बात कर लगे, 1 मंथ तो पूरा नहीं हुआ लेकिन बात किया जाए तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है कि 7.28% की गिरावट है। अभी 16 सितंबर को ये लिस्टिंग हुआ था और 16 सितंबर से देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए लेकिन 7% की गिरावट आ गई। जबकि इतना मजबूत स्टॉक है, ये इसका सब्सक्रिप्शन इतना भयानक हुआ, ये आईपीओ डबल पे ओपन हुआ, फिर भी इसमें इतनी गिरावट है। तो इस गिरावट की वजह भी हम जानेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो इसमें दो भयंकर समस्या देखने को मिल रहा है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, तो आईपीओ में एक समस्या तो ये है इसके अंदर कि एंकर निवेशक का 26.8% दिया है। अलग अलग कैटेगरी दी गई जिसमें एंकर निवेशकों का 26.8% है। और आपको पता होगा कि एंकर निवेश का क्या सिस्टम होता है। एंकर निवेश का सिस्टम ये होता है कि जो भी निवेश होता है उनको क्या होता है कि आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले मिल जाता है। उसके अलावा ये एक सेबी का नियम बनाया है कि एंकर सिस्टम की कोई भी आईपीओ ओपन होता है तो उसकी वैल्यू स्थिरता रखने के लिए उनमें कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। तो एंकर लॉकिंग का जैसे पीरियड होता है कि 50%, तो यानी 30 दिन के बाद बेच सकते हैं। 30 दिन जैसे आईपीओ हो जाए तो 30 दिन के बाद 50% बेच सकते हैं और उसके 90 दिन बाद, आईपीओ ओपन होने के 90 दिन बाद बाकी बेच सकते हैं। उससे पहले वो सेल नहीं कर सकते। वो एक तरह से लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसमें एक समस्या तो ये आ रही है कि कुछ दिन बाद एंकर लॉकिंग का लॉकिंग पीरियड ओपन होने जा रहा है। तो अगर वो इसमें बिकवाली करते हैं तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अगर उनका 50% भी बेचते हैं तो काफ़ी इसमें गिरावट आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि
को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या और खरीदना चाहिए, ये भी हम बात जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका देखा जाए तो ये 16 सितंबर को आईपीओ ओपन हुआ था। ओपन कितने पे हुआ? 150 पर ओपन हुआ था। और यहाँ पर ये इसने उसी दिन 165 का हाई बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये दूसरे दिन यानी 17 को इस स्टॉक ने यहाँ से सीधा ओपन हुआ 175 पर, और ये हाई बनाया इसका 181.50 का। और 18 सितंबर की बात कर ले तो इसके अंदर ये 181 पे ओपन हुआ और 188.50 का इसने हाई बनाया। ये हाई इसका ऑल टाइम हाई है। ये इसने आईपीओ ओपन होने के तीसरे दिन बनाया था और इसका अभी का देखा जाए तो ऑल टाइम का हाई है। लेकिन यहाँ से इसकी हल्की हल्की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई और यहाँ पर फिर इसने 19 को फिर इसमें गिरावट देखने को मिला। फिर क्या है कि 20 को थोड़ा इसमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये 19 तारीख को वापस इसमें गिरावट देखने को मिला, उसके बाद इसमें कोई इतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। फिर जैसे 24 का देखा जाए तो 158 पे क्लोज हुआ। फिर अगर 26 को देखा जाए तो थोड़ा गिरावट हुआ और 153 पर क्लोजिंग हुआ। फिर अगर 26 के बाद 27 का देखा जाए तो 156 पे क्लोजिंग हुआ, फिर इसमें प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के इसके बाद कोई इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ लिस्टिंग सिर्फ एक ड्रीम टी स्ट्रिक डेब्यू नहीं था, बल्कि ये स्टॉक बाजार में लिस्टिंग के सिर्फ 15 दिन में ही सितंबर 2024 का सबसे तीसरा सक्रिय स्टॉक बन गया। अगर बीएससी के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टॉक ने 2432.79 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया था, जो कुल कारोबार का 1.35% था। इसके अलावा देखा जाए तो सक्रिय स्टॉकों की बात की जाए तो ये बजाज फाइनेंस तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर देखा जाए तो 5 स्टार बिजनेस का था, दूसरे नंबर पर देखा जाए तो स्पाइसजेट का था, और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तीसरे नंबर पर था। और अगर इसकी बिजनेस की बात की जाए तो इसका मेन बिजनेस क्या है? हाउसिंग फाइनेंस करना। तो इसका मेन बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस करना है और ये अपने आप को डेवलप कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है और नई वित्तीय जो कि उत्पाद पेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को हाउसिंग फाइनेंस करवाना और समाधान तक पहुंचने का प्रदान करता है। और इसकी रणनीति कदम से इसकी बाजार स्थिति मजबूत है और इसका भविष्य में राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो इसका बिजनेस खराब नहीं है, देखा जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा है इसका। और इसके अलावा देख ही सकते हो कि जो 2024-25 में जो कि केंद्रीय बजट के तहत वित्त मंत्री PMAY योजना के तहत 30,170 करोड़ रुपए का आवंटित किया। PMAY के तहत अब तक की उपलब्धियों के आधार पर जो कि भागीदारी में जो कि किफ़ायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण की योजना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए इसे अन्य योजनाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस देख सकते हो कि बिजनेस में कोई कमी नहीं है और लगातार बिजनेस ग्रोथ ही कर रहा है। इसके अलावा यहाँ रेवेन्यू भी देख सकते हो कि यहाँ पर जब ये 2020 से 2024 के बीच का रेवेन्यू देखते हैं तो 2020 के अंदर इसका 2646 करोड़ का रेवेन्यू था, 21 के अंदर 3154 करोड़ का था, 22 के अंदर देखा जाए 3766 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, और 2023 के अंदर देखा जाए तो 5664 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू लगातार ग्रोथ हो रहा है और 24 के अंदर देखा जाए तो 7617 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन सफ़र के अंदर लगातार इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, लगातार रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और 2020 से 24 तक लगभग 3 गुना रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो बिल्कुल अच्छा है। और देख सकते हो उसकी जो सेंटिमेंट देखा जाए तो बाइंग कॉल 100% है, 100% का बाइंग कॉल है, सेल का 0% है, होल्ड का भी 0% है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बाइंग कॉल 100% है इसका। और इसका मेन समस्या क्या है? जो अभी गिरावट आ रहा है तो इसमें दो समस्या, एक समस्या तो ये है कि इसका क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, और दूसरा समस्या ये है कि जो इसका लॉकिंग पीरियड होता है एंकर लॉकिंग का
वो जब कोई भी स्टॉक, ये क्या है कि बाजार को स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सेबी द्वारा चलाया गया है कि जो लॉकिंग पीरियड होता है, जो एंकर लॉकिंग होता है, उनका एक लॉकिंग पीरियड होता है, वो उससे पहले अपने शेयर को बेच नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि जो लॉकिंग पीरियड होता है फर्स्ट, वो 30 दिन का होता है। आईपीओ लॉन्च होने के 30 दिन का, जो आईपीओ की लास्ट डेट होती है उसके 30 दिन का होता है। जो इसका 30 दिन पूरा होने जा रहा है 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को क्या है कि वो 50% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। उसके बाद जो बची हिस्सेदारी रहेगी वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि उनका 30 दिन पूरा होने जा रहा है, तो कुछ ही दिनों में तो वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। और वो अगर, क्योंकि कंपनी में क्या है कि ये सीधा सीधा डबल से ज़्यादा ओपन हुआ है, तो एंकर लॉकिंग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो इसमें बिकवाली होगी, और बिकवाली होगी तो इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये इसके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। और देख सकते हो इसकी पीवोट लेवल की बात कर लें तो पीवोट लेवल इसका क्या है कि पहला रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 165.80 का है। दूसरा देखा जाए इससे इससे ऊपर जाता है तो 174.45 का है। और तीसरा देखा जाए तो 182.15 का पीवोट लेवल तीसरा रजिस्ट्रेशन है। और सपोर्ट की बात कर ले, अगर इसमें गिरावट होती है तो 149.45 का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट की बात की जाए तो 141.75 है। और तीसरे की बात की जाए तो 133.10 का तीसरा सपोर्ट है। तो कुल मिला के इसके अंदर ये है कि जिन लोगों का आईपीओ ओपन हुआ था, अगर उनका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो बिल्कुल बने रहिए, खड़े रहिए। लेकिन अगर उनका शॉर्ट टाइम का नज़रिया है या फिर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको मिल ही रहा है, जिन लोगों को आईपीओ ओपन हुआ था सीधा सीधा डबल से ऊपर है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आपको नई खरीदारी करनी है या शॉर्ट टाइम पर्पस से करना है, तो शॉर्ट टाइम पर्पस से अभी थोड़ा इसमें नीचे आने का वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि जो एंकर लॉकिंग का लॉकिंग पीरियड है वो उसमें देखना होगा। अगर बिकवाली आती है तो थोड़ी स्टॉक के अंदर 135 तक ही आ सकता है। तो इसको थोड़ा, अगर नया खरीदारी करना है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। बाकी लॉन्ग टाइम से, जैसे आईआरएफसी की बात की जाए तो आईआरएफसी भी पहले कोई मूवमेंट नहीं दिया। जैसे आईपीओ आया, डबल ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट भी हुआ इसमें, लेकिन बाद में इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब मूवमेंट हुआ तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त मालामाल बना दिया लोगों को। तो ऐसे ही इसका है, सेम उसी तरह है। तो इसका अगर मान लो बिजनेस बहुत अच्छा है तो आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अब कब से स्टार्ट भागना शुरू होगा, कब से स्टॉक दौड़ना शुरू होगा, वो इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम पर्पस से अगर आपने खरीद रखा है तो बिल्कुल बने रह सकते हो। अगर नज़रिया शॉर्ट टाइम का है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। नया खरीदना है तो थोड़ा वेट करें, बाकी स्टॉक के अंदर कोई समस्या नहीं है। बाकी आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।